नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक से अध्याय 3 मुद्रा और साख पढ़ेंगे। तो पिछले अंकों की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसका जो व्याख्या भाग है एक्सप्लेनेशन का, वो अलग अंक के रूप में आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं शिक्षक के लिए, तो आपका ये काम का नहीं है। आगे चलते हैं। अध्याय 3 मुद्रा और साख। पहला टॉपिक है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का एक माध्यम है। तो विनिमय यानी एक्सचेंज जो करते हैं। आप गए बाज़ार में, आपने बिस्किट लिया, बिस्किट की जगह में आपने 5 रुपये 10 रुपये दिया, या कोई सामान लिया, तो जो आपने पैसा दिया उसके बदले में कोई सामान लिया, वही क्या हुआ? एक विनिमय कहलाया। तो पैसे का उपयोग या मुद्रा का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है? तो एक पहला उपयोग है विनिमय के रूप में। इसको आगे पढ़ते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। एक दो चित्र दिए गए हैं, उसमें से वार्तालाप बताई जा रही है। जरा सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने के लिए ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमत रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आपको 2 सवाल हैं, इसके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। मुद्रा के आधुनिक रूप। तो पहले मुद्रा कैसे बनाई जाती थी या कैसे उपयोग में लाई जाती थी, और वर्तमान में मुद्रा का स्वरूप क्या है? हम एक 2000 रुपये की नोट लेते हैं। पहले 2000 रुपये की अगर हमको लेना था तो हमें कैसे उसको रखना या उसको कैरी करना, साथ में लेके चलना कठिन होता था। तो उस हिसाब से ये बात की जा रही है। मुद्रा के आधुनिक रूप में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे
के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। तो यहाँ पे पहले सवाल पूछा, फिर उत्तर दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पे आपको चीज़ें बताने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं पे आपको प्रश्न पूछने के बाद उत्तर दिया जाएगा, और तो इस तरीके से आपको समझने में आसानी होती है। बहुत ही विस्तृत रूप में एनसीईआरटी पुस्तक लिखी गई है, एक्सप्लेन करके लिखी गई है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन पार्ट तो आएगा ही, थोड़ा अगर दिक्कतें होंगी तो। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। सूद यानी ब्याज। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो मांग जमा क्या है? मांग जमा, जो व्यक्ति, कोई आम इंसान, मान लीजिए आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, 10,000 रुपये आपने जमा किया। अब अगर आपको अगले ही दिन 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो आप जाकर निकालेंगे, तो वो जमा हुई, लेकिन वो क्या हुई? मांग जमा, क्योंकि कल उसको आप मांग भी सकते हैं, कभी भी आप जमा करने के बाद उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी जमाओं को मांग जमा कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी मांगी जा सकती है। हो सकता है वो 10 साल बाद निकाली जाए, हो सकता है वो 10 दिन या 2 दिन या 1 दिन के अंदर ही निकाल ली जाए। इसलिए बैंकों को अपने जो अकाउंट्स हैं उस हिसाब से मैनेज करने होते हैं। तो एक शब्द आपको एक मिला, जो टर्मिनोलॉजी है, मांग जमा, यानी जो आप एक डिपॉजिटर, एक इसका अकाउंट है बैंक में, वो पैसा जाके जमा करता है, उसी जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसकी किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, इसको हम अपनी भाषा में चेक कहते हैं। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तो समझते हैं चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी कोई पूरा हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और इन पर विचार करें। तो ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यह एक दिलचस्प क्रियाविधि का काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं।
इसे किसी दिन में जमा, ये बदलती रहती है, तो इसको आप डेटा में थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट में जाइएगा। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतनी नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के यहाँ पे यह बताई जा रही है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया है, तो बैंक अपने पास 15 रुपये उसको रखेंगे हमेशा शेष नकद के रूप में, क्योंकि कभी भी कोई मांगने आ जा सकता है। तो अगर मान लीजिए 100 लोगों ने 100 रुपये जमा किया, तो 10,000 रुपये जमा हुआ, तो उसमें से 15% यानी 1500 रुपये ही कोई डेली दिन भर में वो निकासी हो सकती है, यानी कोई फिर उसको निकालने आ सकता है। एक तरीके से लगातार काम करते हुए एक आंकड़ा होता है, एक अनुमान होता है कितने लोग आ सकते हैं, इतना पैसा जमा हुआ है तो इतने की निकासी हो सकती है। तो बैंक को उतना हमेशा बना के रखना पड़ता है अपने पास नकद के रूप में, करेंसी के रूप में। शेष पैसे को बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करता है या कहीं उधारी देता है, तो वो आगे बात आएगी। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऋण यानी कर्ज देने के लिए। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, यानी जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। तो एक तरफ आप जमा करके आए, तो उसी तरफ कोई दूसरा उधार या कर्ज लेने भी गया है, तो उस तरीके से मीडिएटर का काम कर दिया बैंक ने। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बैंक जो आपको ब्याज देते हैं, जो आपने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में, उससे ज़्यादा वो किससे लेते हैं? जिनको कर्ज देते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो बैंक की आय कहाँ से हुई? जो आपने बैंक में पैसा जमा किया, जो आपको ब्याज दिए, और जो उधार लेने वाला आया, कर्ज लेने आया, जो उससे उन्होंने ब्याज लिया। मान लीजिए आपको ब्याज बैंक दे रहा है आपके पैसा जमा करने में 5 रुपये, और वो सामने वाले से ले रहा है, जिसको कर्ज दे रहा है, उससे 8 रुपये ब्याज। तो 8 रुपये में 5 रुपये माइनस कर देंगे, 3 रुपये जो हुआ ये बैंक का किया आमदनी का है, ये आय का है, यही उसका प्रमुख स्रोत है। एक सवाल दिया गया है कि अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा? देखिए आगे मिलेगा उत्तर आपको। साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। पहला, त्यौहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता, एक उदाहरण लिया गया है कि अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिससे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अपने देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो कार्यशील पूंजी एक शब्द है। कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी यानी जो हमें बिजनेस के काम को डेली मर्रा में करने की ज़रूरत होती है, पूंजी लगती है, उसी को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी, जिसको कि उदाहरण के माध्यम से बताया गया है सलीम के। उदाहरण दूसरा लिया है स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। या वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंत के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल समान रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। कुछ सवाल है, उत्तर देने की कुछ कोशिश करिएगा। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। यानी जैसे सोना चांदी, कुछ आप सोना रखो, गांव में होता है कि ज़मीन गहन रखो, सोना रखो, चांदी रखो, तो उसमें हम कर्ज देंगे, तो ब्याज भी लेंगे, लेकिन आपको कर्ज तभी मिलेगा जब आप कुछ गिरवी रखेंगे। उसी को ऋणाधार कहते हैं। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि वह कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। यानी अगर पैसा वापस नहीं कर पाए ब्याज के साथ, मूल ब्याज समेत, तो वो जो संपत्ति गिरवी के रूप में रखी है उसको बेच करके कर्ज देने वाला वसूल कर सकता है। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया, उदाहरण दिया गया है। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित ऋणों की पूर्ति करें। होम लोन की बात की गई। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। कर्ज की शर्तें किस पर निर्भर करती हैं? उधारदाता यानी देने वाले के, और कर्जदार जो लेने वाला है उसकी प्रकृति, यानी उनका अपना स्टैंडर्ड। एक तरीके से अगर कोई कर्ज लेने वाला बंदा है, वो कर्ज लेता है लेकिन समय पे जमा कर देता है, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री सही रहती है। जैसे आज की डेट पे हमारे भारत में सिबिल स्कोर कहा जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको ऋण आसानी से मिलेगा, अपेक्षाकृत जिसका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, बल्कि जिसका सिबिल स्कोर बहुत ख़राब है उसको ऋण बैंकों से मिलेगा ही नहीं। और जिसका सिबिल अच्छा है तो हो सकता है उसको ब्याज दर में निगोशिएट कर ले बैंक, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि इसे पैसा देने में हमारा पैसा वापिस आ जाएगा। तो इसलिए कहीं से उधार लेने पे विशेष तौर पे बैंकों से आपको सिबिल स्कोर का, यानी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का ध्यान रखना पड़ता है। पिछला किसी भी सूरत में आपको जो EMIs हैं या कर्ज है वो वापस करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज फ्यूचर में समस्या हो जाती है अगला ऋण लेने में। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, इसको उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अब एक और उदाहरण लिया गया है। विविध प्रकार के साख प्रबंध एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2016 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, कि एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं।
श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गाँव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। 5% मासिक यानी 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों में श्यामल गांव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें यानी ज़रूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। पहले में वार्षिक 60% थी और वो एक व्यापारी से जब लिया तो उसको 2% से कम यानी 3% मंथली, यानी साल में फिर भी कितना हुआ 36 यानी 36%। और यहाँ पे क्या है, अरुण को मिल रहा है बैंक से मात्र 8.5% वार्षिक। अंतर जो सोचिए करीब 27.5% का। ठीक, और इसे अगले 3 वर्षों में इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। और इस यहाँ पे 3 वर्ष का समय भी दिया जा रहा है कि कभी भी लौटा सकते हैं। पहले में क्या था, 1 वर्ष के अंदर ही लौटाना था, और वो भी उस सीजन में जहाँ पे अपनी फसल का दाम भी नहीं मिलना चाहिए, तो व्यापारी तभी खरीदेगा। अरुण की योजना है कि वो फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण, रमा निकट के खेत में एक कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है और उसे अपने रोजमर्रा खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है यानी 60% वार्षिक। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण वो लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। सोचिए 3 उदाहरण मिले, एक में 60%, एक में 36%, एक में 8.5%। तो कैसे जो साहूकार या व्यापारियों से ऋण लेना महंगा पड़ता है और कैसे वो गांव के किसान जो ऋण के चंगुल में फंसते जाते हैं और बाद में आपको जगह जगह किसानों की आत्महत्या के मामले सुनने को मिलते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि उनके लिए बैंक के दरवाजे बराबर खुले नहीं होते, या तो उनको जानकारी नहीं होती, या तो बीच में बैंकों से भी ऋण लेने पे जिसको जानकारी नहीं है तो दलाल आकर के वहाँ पे बेईमानी कर जाते हैं। तो इन सब समस्याओं के चलते किसानों की समस्याएं और भी गंभीर हो जाती हैं। जबकि अगर व्यापारी बैंक से ऋण लेते हैं तो 1 महीने में वापस कर देंगे या किस्तों में, आसान किस्तों में वापस कर देंगे, तो उनके लिए सहूलियत होती है। अगला उदाहरण है सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो ये समितियों का था, जो जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, सहकारी समिति। ये कुछ सवाल है जिनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। टॉपिक है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। हमने ऊपर के उदाहरण में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं, और पहले वर्ग में बैंक यानी औपचारिक या सहकारी समिति। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? अब ये यहाँ पे
वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से उनको ऋण मिले हैं। साख एक तरीके से आपका क्रेडिट कहलाती है कि आपका कहते हैं ना, आपकी साख कैसी है, यानी आपने जो उधार ऋण लिया है और ऋण दिया है, किसी से आपने 100 रुपये मांगा, साधारण शब्दों में समझिए कि आपने दोस्त से 100 रुपये मांगा, आपने बोला 2 दिन बाद हम वापस कर देंगे, आपने 2 दिन बाद वापस कर दिया या कि 2 दिन पहले ही वापस कर दिया, तो आपकी क्या हुई, आपकी साख अच्छी हुई। यानी आप अगली बार अगर दोस्त से 1000 रुपये मांगेंगे तो उसको विश्वास है कि ये पैसा 2 दिन में बोल रहा है तो 2 दिन में वापस कर देगा। इसी को जो है साख कहते हैं। वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, तो क्या रिश्तेदार या मित्र से कितना ऋण मिल रहा है, 8%। जमींदार कितना दे रहा है, 1%। व्यवसायिक बैंक कितना दे रहे हैं, करीब 25%। और सहकारी समितियाँ 25%। अनौपचारिक स्रोत क्या है, 5%। साहूकार 33%। तो अगर किसी एक स्रोत से सबसे ज़्यादा ऋण देने का काम होता है तो कौन देते हैं, साहूकार, और जो कि 5% में दे करके, और वो या 3%, 4% मंथली, यानी साल में 30%, 40%, 60%, 50%, अमूमन ये समझिए कि 35 से 40% से ऊपर है कि उस पर वो ऋण देते हैं। और उनकी जो शर्तें हैं वो भी एक अजीब तरीके की, यानी किसान के लिए या आम व्यक्ति के लिए समस्या पैदा करने वाली होती है, जिससे वह कर्ज की एक मकड़ जाल में फंस जाता है। शेष यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्थान नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। यानी मूलधन जो था, जितना ऋण लिए थे, मान लीजिए 10,000 ऋण लिए थे, अब सोचिए 60% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 1 साल के बाद 6,000 उसको ब्याज हो गया। और अगर वो 1 साल और नहीं दे पाया तो वो 6,000 का जो ब्याज हुआ तो 16,000 हुआ, तो अगले साल वो 16,000 में फिर ब्याज लगेगा। तो वो जो ब्याज होता है, तो मूलधन 10,000 था, ब्याज का धन पता चला और भी ज़्यादा हो गया। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगला टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक साख, किसे क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं, उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे क्या पता चलता है, पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है, बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है।
अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। ये है आलेख 2। अब आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, यानी वही सोन चांदी जमीन वगैरह जो पशु वगैरह रखते हैं, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें यानी बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा करती हैं। अब ये बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का उदाहरण लिया गया है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से शुरू हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। कौन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। तो यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है। सारांश में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं एक बार। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक
आवश्यकताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फ़र्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये अध्याय ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जिनका आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगर कठिनाई हो तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आप अगर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर एक बार आप इसको और सुन लेंगे, तो आपको ये सारे उत्तर मालूम पड़ जाएंगे। शेष एक्सप्लेनेशन जो एक व्याख्या का खंड है, एक्सप्लेनेशन का अलग से आएगा ही। आज थोड़ा शोरगुल ज़्यादा था, कुत्तों की आवाज़ अगर डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।